गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अपने घर में होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन बहुत ही शुभ है। जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे उस दिन सरस्वती पूजा होगी। आज का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ है क्योंकि आज मैंने एक नया स्टार्टअप शुरू करा है बच्चों को पढ़ाने का। बहुत समय पहले से मैं सोच रहा था, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला भी था कि सर यूट्यूब पे अपनी चैनल बनाइए, यूट्यूब पे। तो बहुत समय से मैं ये सोच रहा था कि एक यूट्यूब पे चैनल बनाया जाए जहां पर बच्चों को एकदम इजी वे में मैथमेटिक्स सिखाया जाए। जहां पर मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो बिहार के बच्चों को मैंने देखा है, मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूं। बिहार के बच्चों को मैंने देखा है कि उनको मैथमेटिक्स में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में तो जाते हैं बट वो सीख नहीं पाते क्योंकि बच्चों की भीड़ में वो अपने सॉल्यूशन को, अपने प्रॉब्लम को सामने टीचर के सामने रख नहीं पाते। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगी क्योंकि यहां पर मैं जो बताने जा रहा हूं ना, उनको एकदम डेप्थ से, एकदम जीरो से शुरू करने वाला हूं कि कैसे वो एक मैथमेटिक्स को अपने दिमाग से सोच के कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो आज से मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर क्षेत्रमिति शुरू करने जा रहा हूं। सो आप इसको बहुत ही गहराई से समझिएगा। अपने बारे में ज्यादा ना बात करते हुए जो चैप्टर है, जो टॉपिक मैं ले चुका हूं उसके बारे में जो है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है क्षेत्रमिति। आखिर क्षेत्रमिति होती क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात तो यही बच्चों के दिमाग में आती है कि क्षेत्रमिति होती क्या है। ठीक है, तो अगर आप क्षेत्रमिति को दो भागों में तोड़ो, अगर आप तोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दो चीजें यहां पर दिखाई दे रही है। एक है क्षेत्र और दूसरा है मिति। अब ये दोनों वर्ड को जोड़ के बना है क्षेत्रमिति। अगर क्षेत्र जरा सा गौर करो आप, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कैलकुलेशन, ऐसे ऑब्जेक्ट का कैलकुलेशन जिसमें कुछ क्षेत्र होता है। जैसे आप ऐसे बहुत सारी चीजें देखे होंगे जिसमें हम लोग कोई सामान रख सकते हैं, जैसे गिलास। ठीक है, अगर आप एक गिलास देखो, हम उसमें पानी भर सकते हैं। अगर आप एक माचिस की डिबिया देखो, ठीक है, अगर आप एक माचिस की डिबिया देखो तो माचिस की डिबिया में क्या होता है, माचिस की तीली भरी जाती है। तो ऐसे शेप्स, ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें कुछ स्पेस होता है, ठीक है, उन सभी का कैलकुलेशन इस क्षेत्रमिति में हम लोग करते हैं, जिनमें कुछ क्षेत्र होते हैं। राइट, जिसमें कुछ क्षेत्र होता है। अब इनमें कौन से, अब आपके दिमाग में कौन कौन सी चीजें आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहला अगर आप दिमाग पे जोर डालोगे कि आपके सामने क्या नजर आ रहा है जिसमें जो है क्षेत्र, स्पेस होता है, तो मैंने अभी एक एग्जांपल बताया, ग्लास। ठीक है, अगर आप ग्लास को देखिए स्ट्रक्चर, तो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ग्लास का। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ग्लास का। ग्लास में आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बेलन। तो बेलन जो है क्षेत्रमिति के अंदर आता है। ठीक है, बेलन जो है क्षेत्रमिति के अंदर आता है। आप लोगों ने देखा होगा गमला, पॉट्स, जिसमें आप पेड़ पौधे लगाते हैं। ठीक है, तो गमले की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, आप अगर जरा सा गौर से देखिए, या फिर आपने जोकर देखा होगा, जोकर की टोपी देखी होगी, या फिर आपने वो कोन वाला आइसक्रीम देखा होगा जिसमें कोन होता है, जिसमें नीचे से नुकीला होता है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर वो होता है। आप देखेंगे जरा सा, उसमें क्या होता है, एक स्पेस होता है अंदर में, हम लोग उसमें आइसक्रीम भर देते हैं। राइट, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं शंकु। राइट, तो शंकु जो होता है क्षेत्रमिति के अंदर आता है। राइट, थोड़ा सा और आगे बढ़े, इसको थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूं, बोर्ड थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। सो अभी तक मैं दो चीजों के बारे में बता चुका हूं जो क्षेत्रमिति के अंदर आता है। और तीसरा चीज क्या आ सकता है आपके दिमाग में, क्या आ रहा है जिसके अंदर स्पेस होता है? तो मेरे दिमाग के अंदर, तो मेरे सामने एक बॉल रखी है, बॉल आ रहा है कि बॉल का स्ट्रक्चर भी जो है एक अंदर में स्पेस होता है जिसमें गैस भरा हुआ होता है। तो आप बॉल को भी एक जो है क्षेत्रमिति के अंदर रख सकते हैं। तो बॉल एज लाइक अ गोला, इस तरीके का बॉल होता है, इस अंदर में स्पेस होता है। ठीक है, क्या होता है बाद में समझेंगे, लेकिन ये क्षेत्रमिति के अंदर आता है। इसको कहते हैं हम लोग गोला, ये क्षेत्रमिति के अंदर आता है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा क्या होगा, आपने देखा होगा जब हम लोग कोई लूडो खेलते हैं तो एक पासा होता है उसके बीच में। ठीक है, तो पासे का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जैसे इस तरीके से होता है। आप देखेंगे ये एक वर्गाकार स्ट्रक्चर होता है जिसमें चौड़ाई मोटाई सब होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके का पासा होता है। सारे पर 1 2 3 4 इस तरीके करके 6 नंबर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी क्षेत्रमिति के अंदर रखिए। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं घन। क्या कहते हैं? घन। ठीक है,
चार चीजें मैंने बता दी जो क्षेत्रमिति के अंदर आती है। अगर मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो आपको याद आएगा थोड़ा सा एक चीज और आप देख दिया, उस वो भी कोई एक आकृति होती है जिसमें कुछ स्पेस होता है। इस स्पेस को हम लोग कुछ इस तरीके से देखते हैं, ये एक आयताकार स्पेस होता है। ये एक आयताकार स्पेस होता है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं घनाभ। क्या कहते हैं? घनाभ। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि आप लोग क्लियर। इसके अलावा जो मैंने 5 चीजें बताई हैं, इसके अलावा भी कोई आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप मुझे नीचे जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ सर ये भी जो है क्षेत्रमिति के अंदर ही आ सकता है, राइट। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आपको इस 9th का ये वीडियो जो है 9th क्लास के लिए बनाई गई है, लेकिन ये वीडियो 10th क्लास भी देख सकते हैं अपनी बेसिक मजबूत करने के लिए, बेस मजबूत करने के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक जो 9th क्लास में पढ़ना होता है क्षेत्रमिति के अंदर, वो है घन और घनाभ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अपना बोर्ड साफ कर लेता हूं जिसमें आपको मैं आगे थोड़ा सा बताऊं घन और घनाभ क्या होता है। आई होप कि बच्चों अभी तक की सारी वीडियो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट आया हो, कोई भी क्वेश्चन, जो भी चीज मैंने आपको बताई है, कुछ भी आपको डाउट आया हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं सभी के कमेंट जरूर चेक करूंगा। ये मेरी पहली वीडियो है, आप लोग के हाथ में एक ये वीडियो या तो आप बहुत ज्यादा आगे तक पहुंचा देंगे या तो मेरे को एकदम बेस में ही रखेंगे, क्योंकि मैंने एक स्टार्टअप शुरू करा है जहां पर मैं अपने जो भी मेरे को समझ में आता है कि यहां पर बच्चों को दिक्कत हो, जो भी मैं भी एक बिहार बोर्ड का बच्चा हूं, जो भी मुझे लगता है कि जहां पर मेरे को दिक्कत हो रही थी, मैं वो चीजें उठाकर आपके साथ लाया हूं और शेयर कर रहा हूं कि ये जो है जो चीजें होती है ये बहुत ही बच्चों को तकलीफ देती है कि क्या होता है क्षेत्रमिति, इसमें हम लोग ये स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं, तो जो मैंने अभी बताया है, ठीक है, इससे आपका एक बेस मजबूत हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो 9th क्लास में सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना था वो है घन और घनाभ। ठीक है, ये पहला एक्सरसाइज है हमारा क्षेत्रमिति का, घन और घनाभ। अभी आपने स्ट्रक्चर देखा होगा घन और घनाभ का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक घन और घनाभ। तो थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर से इसको आपको समझाता हूं। आज क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे, आज हम लोग बेसिक समझेंगे। ठीक है, कि आखिर घन और घनाभ बना कैसे, आखिर इसमें होता क्या क्या है, आखिर इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। क्वेश्चंस आज नहीं दिखेंगे, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक समझेंगे, राइट। अगले क्लास में आप जब कोई आपको क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी आपका सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो घन और घनाभ क्या होता है, तो एक स्ट्रक्चर यहां पे बना रहा हूं मैं। घन और घनाभ, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसको कहते हैं घन। आखिर इसको घन क्यों कहते हैं, आखिर इसको घन क्यों कहते हैं? घन क्या होता है? घन का मतलब होता है पावर में क्यूब, मतलब कि कुछ ऐसे होंगे जिसमें सारी चीजें इक्वल होंगी। ठीक है, इक्वल कहने का मतलब ये इसका जो चारों तरफ का जो शेप होता है ना, वो वर्गाकार होता है। वर्गाकार कहने का मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो भी है, ठीक है, ये सब के सब समान होगी। यानी कि लंबाई भी जो होगा इक्वल होगा, चौड़ाई के इक्वल होगा, ऊंचाई की। इसमें 3 चीजें होंगी क्षेत्रमिति के अंदर, ये पहला टॉपिक आपको आ रहा है। ठीक है, तो इसमें तीनों चीज क्या होंगी? समान होगी। तीनों चीज को हम लोग क्या लिख देंगे? एल लिख देंगे। ठीक है, तीनों चीजें जो होंगी समान होगी। इसके ये चारों तरफ से जितना भी, अगर आप साइड वाइज देखें, इस साइड देखें, इस साइड देखें, उस साइड, उस पीछे, आगे पीछे जो भी देखें आप, ठीक है, ये सभी वर्गाकार होगा। ठीक है, तो वर्गाकार आकृति अगर कोई ऐसी शेप बनाती है जिसमें बीच में स्पेस होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? घन कहेंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। थोड़ा सा मैं इसमें साफ कर लेता हूं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। इधर थोड़ा सा, ठीक है, सबसे पहले इसमें जो फेसेस होते हैं, जो इसमें अपना चेहरा होता है ना, इसमें सतह जो होते हैं वो आप गिन सकते हैं। एक आगे की सतह है, एक पीछे की सतह है, एक इधर लेफ्ट, एक राइट, एक एंड अप एंड एक डाउन। इसमें जो फेसेस जो होते हैं ना, फेसेस जिसको कहते हैं हम लोग सतह, ठीक है, तो इसमें 6 सतह होते हैं।
ठीक है, 6 सतह होते हैं। अगर हम इनकी भुजाओं की बात करें, कितनी भुजाएं होती हैं, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेट करें। अगर भुजाओं की तो 1 2 3 4, तो 4 आगे तो 4 पीछे भी होगा, ठीक है। अब 4 पीछे या 4 आगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। 8 और ये 1 9, 1 की 10, 1 11 और 1 12, यानी कि टोटल जो भुजाएं इसकी जो होती है ना वो 12 होती है। भुजाएं 12 होती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके शीर्ष की, कितने शीर्ष होते हैं इसमें, तो शीर्ष वो होता है जिसपे भुजाएं आके मिलती हैं, उनको हम लोग शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष कहां कहां भुजाएं आके मिल रही हैं, तो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि हमको जो दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके जो शीर्ष है, यानी शीर्ष जो है वो कितने हैं, 8 है। ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि 9th क्लास के बच्चों को कम से कम इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि जो घन होता है ना वो कैसा होता है और किस शेप का होता है, क्या क्या उसमें चीजें होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप ये चीजें उतार लेंगे। अगर आप उतार पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में बाद के लिए जो नोट्स बनाने के लिए इसको आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है इसको समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ कोई सब दिक्कत है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा इससे डिलीट करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, क्योंकि ये क्षेत्र ले रहा है तो इसमें क्षेत्रफल क्या होगा इसका, ठीक है। आप एक जरा सा गौर करें तो इसमें 6 सतहें होती हैं, ठीक है। अगर इसके 6 सतह है तो 6 सतहों का अपना अलग अलग क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो इसकी अगर बात करेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल की, ठीक है, पूरे का इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसमें 6 सतह है, सभी सतहों के क्षेत्रफल को हम अगर ऐड कर दे तो इसका पूरा सतह का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो जो फॉर्मूला बनेगा घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल का सबसे पहला मैं बात करूंगा आगे वाले क्षेत्र का। अगर मैं आगे वाले सतह की बात करूं तो ये एक वर्गाकार है। अगर आप देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल, अगर आप 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजाओं का गुणनफल, यानी कि दो भुजाओं का गुणनफल क्या कहलाता है, वर्ग का क्षेत्रफल कहलाता है। तो अब एक बात करें तो ये बल इस सतह के लिए क्या हो जाएगा, अगर मैं एल और एल लेके चलूं तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद इसके पीछे वाली सतह है तो पीछे वाली सतह का भी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके जो है अपर और डाउन और एक साइड एंड लेफ्ट एंड राइट भी है, तो सभी का अगर मैं लेके चलूं तो सभी तो वर्गाकार ही है, तो सभी वर्गाकार है तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गाकार ही होगा, यानी कि भुजाओं का स्क्वायर होगा। प्लस प्लस सभी प्लस कर देंगे, सभी प्लस कर देंगे, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कितने एल स्क्वायर हो गए, तो ये हो गए 6l स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल आता है हमारा घन का वो होता है 6l स्क्वायर, यानी इसको हम और लिख सकते हैं 6 गुने भुजा का स्क्वायर, सॉरी भुजा का स्क्वायर। थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा तो मैं थोड़ा सा साइड में इसको हटा के थोड़ा सा और इधर लिख देता हूं ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ पाए कि क्या लिखा हुआ है। बाद में फिर कमेंट में आप बताएंगे कि सर ये नहीं समझ में आ रहा था, वो नहीं समझ में आ रहा था, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, सही करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6l स्क्वायर इज इक्वल टू 6 गुने भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकला घन के क्षेत्रफल का, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें अच्छी लगी होंगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक जो अगर इसमें स्पेस है, अगर इसमें बीच में स्पेस है, कुछ सामान रख सकते हैं हम इसमें, तो इसका अपना एक आयतन भी होगा, ठीक है। आयतन क्या होता है, आयतन एक ऐसा आयतन क्या होता है, किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का आयतन क्या होता है, अगर कोई वस्तु अपने अंदर कुछ समा सकता है, कुछ रख सकता है, ठीक है, तो जितना सामान वो रख सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका आयतन कहते हैं। अब इस जो घनाभ में है, अब आप कहेंगे सर पासे में तो कोई रखने का तो जगह होता नहीं है, लेकिन पासे के जैसा कुछ और भी तो हो सकता है। अगर मैं मान के चलूं कोई और चीज, जैसे मान लो एग्जांपल फूड मान लो, ठीक है ना, घनाभ का तो मेरे पास स्ट्रक्चर अभी नहीं है, बट इस बोतल को लेके चलूं तो इस बोतल को जो है अगर देखेंगे आप, इसमें देखिए स्पेस है तो पानी भरा हुआ आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप इसको, ठीक है, पानी भरा हुआ। अब इसमें पानी भरा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो इसका आयतन है ना वो क्या है, वो पानी के बराबर ही, ठीक है।
पानी के बराबर ही। अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा और एग्जांपल लेके चलूंगा, में देखेंगे आप थोड़ा सा स्पेस होगा अंदर में, तभी सामान इसमें आया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि जो आकृति होती है उसमें जो कुछ रख सकते हैं हम लोग, उसको उस आकृति का क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसके आयतन की, क्या होगा आयतन, ठीक है, आयतन। तो आयतन क्या होता है, कितनी स्पेस होती है। अगर मैं देखूं थोड़ा सा इस बोतल में, इस डिब्बे में कितनी स्पेस है, तो लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, और ऊंचाई क्या है आप देख सकते हैं, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है, और ये चौड़ाई है, इसकी मोटाई है, ठीक है। तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही इसका आयतन होगा। तो अब हम अगर बात करें, इसमें लंबाई क्या होगा, एल होगा, इसमें ऊंचाई क्या होगा, एल होगा, क्योंकि सभी इक्वल है, और इसमें मोटाई क्या होगा, एल होगा। तो तीनों का गुणनफल एल इंटू एल मिला के क्या हो जाएगा, एल क्यूब, इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, यानी कि भुजा का क्यूब, इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सो आगे चलते हैं, ये दूसरा फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला और इस टॉपिक में बचा है, जो लास्ट फॉर्मूला है, जो बहुत ही ज्यादा है। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, ठीक है, अगर आप थोड़ी इस आकृति पे थोड़ा सा गौर करें, ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आएगा कि सर एक लंबाई है, चलिए मान लिया ये मैंने लंबाई है, एक चौड़ाई है, और ये एक ऊंचाई है, लेकिन एक स्पेस अगर और इसमें रखें तो ये यहां से यहां तक का एक स्पेस है, जो जिसमें सबसे बड़ी भुजा रखी जा सकती है। अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि किसी घन या घनाभ के अंदर सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, तो वो उसका विकर्ण होता है, राइट। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी भुजा जो होती है ना, वो विकर्ण होता है। तो विकर्ण का भी अपना एक लंबाई होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। अगर आप थोड़ा सा ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा सा गौर करना होगा कि इसमें जो है ना, एक ये देखिए ऊंचाई है, एक लंबाई है, और एक ट्रायंगल बन रहा है, एक देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका जो विकर्ण होगा, घन का विकर्ण, ठीक है, घन का विकर्ण क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा ज्योमेट्री पढ़ते होंगे, ठीक है, तो आप अगर ट्रायंगल समकोण त्रिभुज पे देखेंगे, तो समकोण त्रिभुज का जो ये जो लंबाई होती है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है, L इंटू बी। अगर आप थोड़ा सा गौर करते हो सकते हैं, समकोण त्रिभुज में चले तो हमको होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, ठीक है, लेकिन इसमें तीसरी भुजा भी है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो विकर्ण होगा कुछ इस तरीके से होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसमें क्योंकि तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाओं के लिए, इसलिए तीन भुजाओं के लिए जो विकर्ण होता है वो तीनों का स्क्वायर का सॉरी ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पे जो है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा आपका 3l स्क्वायर, यानी कि रूट 3l, यानी कि आपका जो वैल्यू होगा वो होगा आपका रूट 3 भुजा इंटू भुजा, ठीक है। तो आप इसको अगर आप गौर से देखें, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। अब ये वीडियो अगर मैं आगे लेके चला तो काफी लंबी हो जाएगी, आप लोग को हो सकता है कि बोरिंग हो जाए आप लोग के लिए। तो इस वीडियो को जो है मैं इतना ही पे समाप्त करता हूं। आगे की टॉपिक में कल के क्लास में आपको बताऊंगा कि घनाभ भी बचा हुआ है। कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि इससे आप कैसे सकते हैं, सॉल्व कैसे कर सकते हैं, राइट। तो आज के लिए ये इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया होगा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, आप दबा देंगे, और लाइक का बटन जरूर दें। कमेंट में अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट में जरूर डालना, और अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।